हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम मैथमेटिक्स में एक और सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, एक और नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। राइट। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ग्रेजुएशन में चाहे बीएससी की बात करें या इंजीनियरिंग कोर्सेज की बात करें या और ऐसा कोई अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो मैथमेटिक्स को कंटेन करता है, उन सभी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और जो ये हमारा लेक्चर है, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पहला लेक्चर है। तो हम इसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कुछ बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। जो हमारे आज के पॉइंट होंगे जिनको हम कवर करेंगे, उनमें पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी हम एक टच बनाने के लिए टॉपिक से कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे। उसके बाद कॉम्प्लेक्स फंक्शंस क्या होते हैं, नेबरहुड क्या होता है, इंटीरियर, एक्सटीरियर और बाउंड्री पॉइंट्स क्या होते हैं, उसके बाद लिमिट्स और कंटिन्यूटी की बात करेंगे। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की जो शुरुआत हुई वो एक्चुअली एक प्रॉब्लम से हुई। अगर मैं बात करूं कि हम किसी अगर अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। इसका मतलब यह है कि x की वो वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी जिसका स्क्वायर -1 के इक्वल आएगा, तभी ये 0 होगा। यानी मुझे x की एक ऐसी वैल्यू चाहिए जिसका स्क्वायर क्या हो, -1, जो कि ये क्या है, प्रॉब्लम है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी भी क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हमने यहां से ये एक नए नंबर को इंट्रोड्यूस कराया जिसको हमने कहा i, और हमने कहा i किसके इक्वल होगा, √-1 के इक्वल होगा। और इस i ने ही जन्म दिया कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। कॉम्प्लेक्स नंबर्स यानी ऐसे नंबर्स जो दो पार्ट्स में होते हैं। अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखूं z को, तो वो लिखा जाता है x प्लस आई वाई, जिसमें x होता है उसका रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू x, और y होता है उसका इमेजिनरी पार्ट। ठीक। यहां से हम शुरू करते थे। अगर मैं थोड़ा सा और आगे चलूं तो हम ये कहते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z, वो दो रियल नंबर्स का एक ऑर्डर्ड पेयर होता है। ठीक। x और y दोनों ही क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो इन दोनों नंबर का एक ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर मतलब अ पेयर ऑफ नंबर्स विच आर केप्ट इन सम ऑर्डर। किस ऑर्डर में रखे जाते हैं कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर होता है, अगर मैं इसको स्पेस में मार्क करूं तो ये किसी पॉइंट एक्स वाई को रिप्रेजेंट करता है। ठीक। तो अगर आपको याद होगा, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स जब शुरुआत में पढ़े होंगे तो वहां भी आपको ये बात समझाई गई होगी। उसी को मैं रिवाइज करने के लिए बता रहा हूं कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो स्पेस में किसी ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3i की बात करूं, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर स्पेस में किसी पॉइंट 2, 3 को रिप्रेजेंट करेगा, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। करेक्ट। और इस प्लेन को जहां कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिफाइन किया जाता है, मार्क किया जाता है, उसे हम कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेंट प्लेन भी कहते हैं। तो ये तो थी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात, जिनके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और थे। एक को हम कहते थे मैग्नीट्यूड ऑफ z, जिसकी वैल्यू होती थी अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। और एक होता था जिसको हम कहते थे आर्ग्यूमेंट। राइट। आर्ग्यूमेंट ऑफ z, वो क्या होता था, वो बताता था tan इनवर्स y अपॉन x। अगर मैं दोनों को यहां डिफाइन करूं तो ये जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, अगर इसको OP कहा जाए तो ये इसका मैग्नीट्यूड है, यानी ओरिजिन से जो इसका डिस्टेंस है वही क्या है, मैग्नीट्यूड। क्योंकि आप समझ सकते हैं दिस डिस्टेंस इज x, दिस इज y, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट x² प्लस y²। तो मैग्नीट्यूड क्या डिफाइन करता है, ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस, जो पॉइंट इस कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट किया गया है। और आर्ग्यूमेंट क्या बताता है, आर्ग्यूमेंट बताता है tan इनवर्स y अपॉन x। तो अगर इस ट्राइंगल में tan इनवर्स y अपॉन x की बात करूं तो ये एंगल थीटा tan इनवर्स y अपॉन x होगा। यानी x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से बना हुआ जो एंगल है वो क्या होता है, इसका आर्ग्यूमेंट होता है। करेक्ट। तो ये तो थी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की। तो मान लीजिए मैं एक सेट डिफाइन करता हूं S, जिसमें जो सारे नंबर्स हैं वो क्या है, वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। यानी मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट की बात कर रहा हूं। राइट। तो लेट ये एक सेट है S,
जिसके नंबर्स जो है वो सारे कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, जिसमें से एक नंबर मान लीजिए है z। तो अगर कोई एक ऐसा रूल मेरे पास है या ऐसा कोई फंक्शन मेरे पास है f, जो इस पॉइंट को, इसके सभी पॉइंट्स को किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से जोड़ता है, ये सेट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो अगर ये कोई f हमारे पास एक ऐसा रूल है जो s के सभी नंबर्स को, सभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को किसी एक नए कॉम्प्लेक्स नंबर से अटैच करता है, ज्वाइन करता है, तो हम उसे f को क्या कहते हैं, तब हम f को एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन कहते हैं। आपको कॉम्प्लेक्स किसी फंक्शन की डेफिनेशन याद होगी, which associates every element of a set to another element, another set। तो वही काम यहाँ f कर रहा है, s के सभी एलिमेंट्स को कॉम्प्लेक्स नंबर से अगर वो मिलाता है, जोड़ता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शन कहते हैं। मान लीजिए ये जो f है ये किसी पॉइंट z को यहां किसी पॉइंट w से जोड़ता है, तो ये w को ही हम क्या कह सकते हैं कि w इज fz। ये w और fz both are same things, these are synonyms of these two are synonyms, यानी ये एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं इस सेट में बात करूं तो उसका नाम w है, अगर फंक्शन f के कॉरस्पॉन्डिंग बात करूं तो उसका नाम fz है। और हम क्या कहते हैं कि ये जो w इज इक्वल टू fz फंक्शन है, इसमें ये w, ये z की क्या है, इमेज है। अगर एक तरीके से समझा जाए, जो हम मैथ्स में यहाँ वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वो क्या कहता है कि दिस w इज एन इमेज ऑफ z, राइट, ये z की यहाँ पर इमेज है। तो इसके जितने भी यहाँ पर पॉइंट होंगे, जितने भी इस सेट s के एलिमेंट्स हैं, अगर मैं उन सबकी इमेज इधर निकालूं तो कोई ना कोई इमेज इधर आएगी, राइट। तो जो इमेजेस का सेट बनेगा, एक ऐसा सेट जो सभी इमेजेस को कंटेन करता है, उस सेट को हम कहते हैं रेंज ऑफ S। करेक्ट। एक बार फिर से बताते हैं कि जितने भी S के एलिमेंट्स हैं, जो उनकी इमेजेस आएंगी, तो वो इमेज सेट जो बनेगा, जो कॉम्प्लेक्स सेट C के अंदर आएगा, उसे हम क्या कहते हैं, रेंज ऑफ S। और जो S होता है वो इस फंक्शन के लिए डोमेन का काम करता है। आप इसका नाम ऑलरेडी जानते हैं, क्या कहते हैं इसको, डोमेन। करेक्ट। तो इस तरीके से हम किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं। दो चीजें इंपॉर्टेंट है फंक्शन के लिए, पहला डोमेन जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है, रेंज, रेंज हमेशा कहां आएगी, रेंज हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर ही आएगी। चलिए, जैसा कि मैंने आपको अभी नाम लिया कि ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन है कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो जो w आएगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, यानी अगर मैं w को u प्लस आई वी मान लू, u प्लस आई वी, और z हमारे पास क्या था, x प्लस आई वाई, यानी ये फंक्शन कैसे लिखा जा सकता है, ये फंक्शन भी u प्लस आई वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस आई वाई की फॉर्म में लिखा जा सकता है, राइट। जहां u और v दोनों ही क्या होंगे, दोनों ही x और y के फंक्शंस होंगे। एक छोटे से एग्जांपल से आप इसको समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, राइट। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा x प्लस आई वाई होल स्क्वायर, मैंने z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, x प्लस आई वाई होल स्क्वायर, ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2ixy। क्या लिखा जा सकता है इसको, एक्स स्क्वायर, आई स्क्वायर कितना होता है -1, तो ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा i इंटू 2xy। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, यानी मैं इसको क्या कह सकता हूं, u, और इसको क्या कह सकता हूं मैं, v। तो इस तरीके से जो भी फंक्शन होगा वो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में u प्लस आई वी की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां u एक्स वाई का फंक्शन है और v भी एक्स वाई का फंक्शन है। ये फंक्शन कॉम्प्लेक्स होगा जब तक v की वैल्यू 0 नहीं है। अगर बाई चांस v की वैल्यू 0 हो जाए तो ये i वाला जो कंपोनेंट है, जो पार्ट है, ये यहां से खत्म हो जाएगा, तो अब हम इस फंक्शन को कहेंगे रियल फंक्शन। करेक्ट। चलिए अब आगे बात करते हैं, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है नेबरहुड। नेबरहुड को समझने से पहले मैं एक छोटी सी डेफिनेशन आपसे शेयर करता हूं कि
किसी सर्कल की इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कैसे लिखी जाती है। तो जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है वो क्या होती है? इक्वेशन ऑफ सर्कल को हम लिख सकते हैं z माइनस z0 मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू r, जहां z0 उसका सेंटर है और r उसकी रेडियस है। करेक्ट। तो दिस विल रिप्रेजेंट अ सर्कल। आप इसको समझ भी सकते हैं कि अगर z x प्लस आई वाई है और z0 x माइनस x0 प्लस आई वाई 0 है, तो जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये एक सर्कल की इक्वेशन को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर मैं अब नेबरहुड की बात करूं तो नेबरहुड को हम इन शॉर्ट NBD भी लिखते हैं, क्योंकि हर बार इतना बड़ा नेबरहुड लिखना थोड़ा सा टीडियस टास्क है, तो हमने क्या किया, थोड़ा सा इजी कर लिया लिखने में, और हमने इसको NBD भी लिखना शुरू कर दिया। राइट। तो नेबरहुड क्या होता है कि मान लीजिए कोई पॉइंट है Z0, मैं किसी पॉइंट की बात कर रहा हूं जिसका नाम है Z0। तो इस Z0 के आसपास अगर मैं कुछ पॉइंट्स का एक सर्कल बना लूं, यानी एक ऐसा सर्कल z माइनस Z0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन, जहां एप्सिलॉन क्या है, एक बहुत छोटा नंबर है, तो ये जो सर्कल होगा ये Z0 के अलावा भी कुछ पॉइंट्स कंटेन करेगा। ठीक, उन्हीं सारे पॉइंट्स को जो मिला के जो सेट बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम इसका नेबरहुड कहते हैं, इसका पड़ोस कहते हैं। नेबरहुड मतलब जो आपका पड़ोस होता है। तो नेबरहुड मींस अ स्मॉल सर्कल अराउंड Z0 व्हिच कंटेन्स सम पॉइंट्स जो कि Z0 के आसपास है, जहां एप्सिलॉन क्या है, बहुत छोटा कोई नंबर है। करेक्ट। इसमें एक वर्ड और आता है जिसको हम कहते हैं डिलीटेड नेबरहुड। अब ये डिलीटेड नेबरहुड क्या है? डिलीटेड नेबरहुड भी एक्चुअली नेबरहुड ही है, बस उस नेबरहुड में से अगर मैं Z0 को हटा दूं तो जो बाकी पॉइंट्स बचेंगे वो सब क्या है, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ Z। यानी अगर मैं, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जहां आप रहते हैं, अगर आप अपने आसपास के आस पड़ोस की बात करें तो उसमें आप भी आते हैं, सो दिस इज कॉल्ड अ नेबरहुड ऑफ योरसेल्फ। और अगर आपको उसमें से हटा दिया जाए तो जो बाकी नेबरहुड बचा उसको हम कहते हैं डिलीटेड नेबरहुड। करेक्ट। चलिए, नेबरहुड की बात हुई, अब हम बात करते हैं इंटीरियर, एक्सटीरियर और बाउंड्री पॉइंट्स की। चलिए, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई सेट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये सेट है कोई S। राइट। तो उसमें कोई पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट होगा। अगर मान लीजिए इस पॉइंट की मैं बात करूं, इंटीरियर मतलब उसके अंदर, तो वो पॉइंट इंटीरियर तभी होगा अगर उसका कम से कम एक कोई ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट करे जिसमें S के अलावा कोई और पॉइंट ना है। आप ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर कुछ वर्ड इस्तेमाल करूंगा इन इंटीरियर, एक्सटीरियर और बाउंड्री पॉइंट्स को डिफाइन करते हुए, जैसे देयर एग्जिस्ट या सभी के लिए या कोई एक, तो उन वर्ड्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने यहां कहा कि इंटीरियर पॉइंट तभी होगा जब एटलीस्ट वन, कम से कम एक ऐसा नेबरहुड जरूर एग्जिस्ट करे जिसमें S के अलावा कोई और एलिमेंट ना हो। ठीक, तब हम इस पॉइंट Z को क्या कहते हैं, इसका इंटीरियर पॉइंट कहते हैं। करेक्ट। अगर मैं एक्सटीरियर पॉइंट की बात करूं तो मान लीजिए ये सेट S है, तो एक्सटीरियर मतलब कोई पॉइंट बाहर, तो कोई पॉइंट बाहर कब होगा, अगेन अगर उसका कम से कम कोई एक नेबरहुड ऐसा एग्जिस्ट करे जिसमें S का कोई भी एलिमेंट ना हो, इफ देयर आर नो एलिमेंट्स बिलोंग्स टू S। ठीक, इस नेबरहुड में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो S का हो, तो ऐसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट कहते हैं। समझ रहे हैं? कम से कम एक नेबरहुड ऐसा जरूर होना चाहिए जिसमें S का कोई भी पॉइंट ना है। बात करते हैं बाउंड्री पॉइंट्स की। तो एक तो बहुत आसान तरीका है, बाउंड्री पॉइंट्स को अगर आप फिगर से समझेंगे तो बाउंड्री पॉइंट मतलब जो बाउंड्री पर है, और मैं इसको बहुत आसान शब्दों में कह सकता हूं कि एक ऐसा पॉइंट जो ना तो इंटीरियर है ना ही एक्सटीरियर है, तो डेफिनेटली वो क्या होगा, बाउंड्री पॉइंट होगा। या अगर मैं नेबरहुड की टर्म्स में डिफाइन करने की कोशिश करूं तो एक ऐसा पॉइंट जिसके सभी नेबरहुड, ऑल द नेबरहुड्स, ध्यान दीजिए आई एम सेइंग ऑल द नेबरहुड्स, जिसके सभी नेबरहुड्स कुछ पॉइंट S के कंटेन करें और कुछ पॉइंट ऐसे भी कंटेन करें जो S के नहीं हो, तब हम क्या कहते हैं, तब हम इस पॉइंट को बाउंड्री पॉइंट कहते हैं। करेक्ट। और इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पर हम किसी सेट को ओपन या क्लोज कहते हैं, जो बाई चांस यहां पे मैंने नहीं लिखा है, लेकिन चलिए इसको भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। ओपन सेट
क्लोज सेट। कोई भी सेट ओपन और क्लोज कब होता है? तो आसान है, ओपन तब होता है कोई भी, अगर मैं अपने घर की बात करूं, ओपन कब होगा? जब उसकी बाउंड्री नहीं होगी। क्लोज कब होगा? जब उसकी कोई बाउंड्री एग्जिस्ट करेगी। बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी है कि अगर किसी सेट में उसके बाउंड्री पॉइंट्स नहीं है तो वो क्या होगा? ओपन सेट होगा। और अगर वो अपने बाउंड्री पॉइंट्स को कंटेन करता है तो वो क्या होगा? एक क्लोज सेट होगा। यानी इट does not contain boundary points and it contains। यदि बाउंड्री पॉइंट कंटेन कर लिए तो बाउंड्री आ गई, घर क्लोज हो गया, क्लोज सेट हो गया। और बाउंड्री पॉइंट नहीं है तो यानी बाउंड्री ओपन है तो ये ओपन सेट हो गया। तो फॉर एन इंस्टेंस हम ये भी कह सकते हैं, अगर आप ओपन सेट की बात करेंगे तो ओपन सेट वो होगा जो जिसके सारे पॉइंट्स उसके इंटीरियर पॉइंट्स ही होंगे। कोई भी उसका पॉइंट बाउंड्री पॉइंट नहीं होगा, सारे के सारे पॉइंट क्या हो? इंटीरियर पॉइंट हो, तो वो क्या होता है? एक ओपन सेट होता है। आई थिंक यू मस्ट बी गेटिंग द डेफिनेशन। ये जो मैंने प्रॉपर्टी अभी बताई है कि जो भी सेट, अगर कोई ऐसा सेट है जिसके सभी पॉइंट्स क्या है? इंटीरियर है, कोई भी बाउंड्री पॉइंट नहीं है, इसका मतलब वो क्या होगा? ओपन सेट होगा। करेक्ट। चलिए अब हम आज के जो आखिरी दो और इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनकी तरफ चलते हैं, जिसमें से एक है लिमिट्स, दूसरा है कंटिन्यूटी। यस, तो बात करते हैं लिमिट के बारे में। लेट अ फंक्शन f इज डिफाइंड एट ऑल पॉइंट्स z in some deleted neighborhood of z0, then the statement that fz has a limit w0 as z approaches to z0, or you can say limit z tending to z0 fz is equal to w0, means that the point w is equal to f0 can be made arbitrarily close to w0 if we choose the point z close enough to z0। यानी इसको ऐसे समझा जा सकता है कि मान लीजिए ये z0 पॉइंट है और ये इसका एक नेबरहुड हमने कंसीडर किया। इधर ये जो जाके मिलता है पॉइंट w0 से, एक पॉइंट z जो किससे मिला? w से। तो w इज इक्वल टू कितना है? fz। तो ये इसकी लिमिट, fz की लिमिट w0 तब होगी यदि ये जैसे जैसे fz w0 को अप्रोच करता है, z किसको अप्रोच करना चाहिए? z0 को अप्रोच करना चाहिए। ठीक, अगर ऐसा होता है तो हम ये कहते हैं कि ये जो fz है इसकी लिमिट क्या होगी? w0 होगी, जिसको एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन में जो एक फेमस नेम है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, उसमें क्या लिखा जाता है कि फॉर ईच पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ नंबर डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट fz minus w0 less than epsilon whenever z minus z0 less than delta। अगर मैं इसको समझाऊं तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस w0 पे हमने एक क्या लिया? फॉर ईच पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन fz माइनस w0 लेस देन एप्सिलॉन, तो ये क्या है? ये एक नेबरहुड है। तो अगर मैं कोई नेबरहुड कंसीडर करूं w0 के अराउंड, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? z0 के अराउंड भी मैं एक ऐसा नेबरहुड निकाल सकूं जो पूरे का पूरा किस में मैप हो जाए? इस नेबरहुड में मैप हो जाए। यानी whenever z minus z0 is less than delta। तो यदि हर एक ऐसे एप्सिलॉन के लिए, हर एक नेबरहुड के लिए इधर भी मेरे पास क्या है? एक ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट करे जो पूरे का पूरा w0 के नेबरहुड में मैप हो जाए, तो अब हम क्या कहते हैं कि w0 इस fz की लिमिट होगी। करेक्ट। वो जितना भी मैं नेबरहुड को छोटा करता जाऊं उधर भी उतना ही वो नेबरहुड छोटा होता जाएगा, यानी z पॉइंट z0 को अप्रोच करता जाएगा। करेक्ट। तो ये होती है डेफिनेशन लिमिट की। अब आज की आखिरी डेफिनेशन जो है कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी, किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है? किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूटी, तो मान लीजिए कोई फंक्शन fz है, तो ये किसी पॉइंट z0 पर कंटिन्यूअस कब होगा? उसके लिए तीन चीजों की जरूरत पड़ती है तब वो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। पहली चीज कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, z टेंडिंग टू z0 पर इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करे। दूसरी बात, इस फंक्शन की वैल्यू z0 पर एग्जिस्ट करे। तीसरी बात कि ये जो लिमिट है z टेंडिंग टू z0 fz, ये इस फंक्शन की वैल्यू
जो z0 पर आई है उसके इक्वल होनी चाहिए। अगर ये तीन चीजें फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि जो फंक्शन है वो पॉइंट z0 पर क्या है, कंटिन्यूअस है, राइट। और अगर आप इस लास्ट चीज को कंसीडर कर रहे हैं, इसको ध्यान से देख रहे हैं, तो ये वही डेफिनेशन है जो अभी हमने लिमिट में पढ़ी है कि fz की लिमिट क्या होनी है, fz0। लिमिट ऑफ fz इज कमिंग इक्वल टू द वैल्यू ऑफ fz0। और मैं दूसरे शब्दों में क्या कह सकता हूं कि लिमिट ऑफ fz इज fz0। तो मैं इसको इस तरह की डेफिनेशन में भी लिख सकता हूं, कैसे कि फॉर ईच एप्सिलॉन, फॉर ईच positive epsilon greater than 0 there exist delta greater than 0 such that क्या हो जाए कि ये fz minus fz0 less than epsilon whenever this z minus z0 is less than delta। करेक्ट। तो कंटिन्यूटी को दोनों तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन में लिमिट के तरीके से, और अगर सिंपल भाषा में इसको बताया जाए तो तीन चीजें होनी चाहिए। पहली चीज, उस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। दूसरी चीज, उस फंक्शन की वैल्यू भी उस पॉइंट पर निकलनी चाहिए। तीसरी बात, वो लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए, तभी वो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। अगर मैं किसी पूरे रीजन की बात करूं कि इस रीजन में फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो पूरे रीजन में फंक्शन कंटिन्यूअस तभी होगा अगर वो उस रीजन के सभी पॉइंट्स पर कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को फॉलो करेगा, और यू कैन से सभी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा, राइट। सो आज के इस लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की कुछ बेसिक चीजें डिफाइन की, आपसे शेयर की। आने वाले वीडियोस में हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के एनालिटिसिटी के बारे में बात करेंगे, और फिर उसके बाद में इंटीग्रल के बारे में बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। ये वीडियो आपको कैसा लगता है, इसका फीडबैक आप जरूर दीजिए। टेक केयर।